मैंने वक्फे पे जाने से पहले कुछ RLNG का जो एक कहते हैं ना कि मुतनाज़ा जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं कि आज हम महंगा बिजली बनाने पे मजबूर हैं इम्पोर्ट, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म मुआहदे किए हुए, उसके मुकाबले में जो कोयले के हम सस्ते वो बना सकते हैं बिजली के यूनिट्स, वो नहीं बना रहे। तो क्या इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है अलॉन्ग विद IPPs? जी बिल्कुल ज़रूरत है, बट साहब इजाज़त अगर आप दें तो मैं RLNG को 2 मिनट के अंदर आंसर कर देता हूँ मैं इसको। लेकिन मेरे ख्याल में हमें ये देखना चाहिए कि आज की तारीख में गवर्नमेंट के पास क्या तरीका है इस मसले को हल करने का। हमने एक बात की टैक्सेशन की, दूसरी बात हमने की कि डिस्कोज को और ट्रांसमिशन को प्राइवेट सेक्टर में आप दे दें जिससे एफिशिएंसी आएगी। लेकिन ऑब्वियसली डिस्कोज और ट्रांसमिशन में भी जो इफेक्ट आएगा उसमें टाइम लगेगा। आई थिंक 2-3 और हल हैं, उसमें एक हल RLNG वाला भी जो आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है। पहला हल जो है ना, जो 94 और 2002 के प्लांट्स तो मैंने ऑलरेडी कहा कि उसमें निगोशिएट करके हमें उनको जिनकी ज़रूरत नहीं उनको बंद करें। सिमिलरली 2015 के प्लांट्स हैं, उनका जो डेट है गवर्नमेंट ऑलरेडी मेरे ख्याल में उसके ऊपर काम कर रही है कि डेट की रीप्रोफाइलिंग या एक्सटेंशन किस तरीके से होगी उसकी टेनर की। तो एक तो उसको देखना चाहिए, अगर गवर्नमेंट चाहे तो सेटअप कॉस्ट वगैरह देख सकती है उसकी। तो एक तो ये ओवरऑल जनरेशन जो है 94, 2002 और 2015, एक तो ये देखना चाहिए। दूसरी बात जो अर्जेंट बेसिस पे आई थिंक करने की ज़रूरत है, हमारे जो इदारे हैं नेपरा, CPP और PPIB, आई थिंक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी सीनियर मैनेजमेंट में क्या हमें स्ट्रेंथनिंग करनी है उसको देखना चाहिए। बिकॉज ये जो मसाइल आज हैं ये हमारे इदारे जो हैं ये इंटीग्रल पार्ट थे इस तमाम डिसीजन मेकिंग का, तो इनके हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। तीसरी चीज़ जैसे आपने कहा RLNG वाली चीज़, तो ये हमारा फ्यूल मिक्स का इशू है। हमें मेरिट ऑर्डर को रिविजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से हम कौन से प्लांट्स चलाएं कौन से ना चलाएं। अब LNG जो आपने कहा, जो हमारे कतर के साथ मुआहदे हैं वो हम कतर से काफ़ी अरसे से LNG ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर हमें प्राइस वगैरह का कोई इशू नहीं है, हमें अच्छी प्राइस में मिले हुए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन उसका जो डिलीवरी स्केड्यूल है उसको हमें रिविजिट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, चूँकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स टेक और पे बेसिस पर हैं, हमें वो लेनी है LNG जो हमारा डिलीवरी स्केड्यूल है उसके हिसाब से। और चूँकि वो हमें ख़रीदनी है इसलिए हमें LNG प्लांट्स चलाते हैं, हमें 25 रुपये जैसे आपने कहा फ्यूल कॉस्ट पड़ती है। और हमारे इंपोर्टेड कोल वाले प्लांट्स बंद पड़े होते हैं। अगर हम कतर के साथ डिलीवरी स्केड्यूल अपना थोड़ा सा निगोशिएट कर लें कि समर में हम थोड़ी कम कर दें और विंटर में प्लांट्स बढ़ा दें, और जो रिमेनिंग लाइफ है इस कॉन्ट्रैक्ट की उसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, स्प्रेड आउट कर सकते हैं, तो हम समर में इंपोर्टेड कोल प्लांट चलाएंगे। तो 25 रुपये की जो बिजली बन रही तकरीबन 4-4.5 हज़ार मेगावाट के ऊपर LNG बेस्ड, वो 15 रुपये की बनेगी इंपोर्टेड कोल पे। तो उससे हमें तकरीबन बिजली में 1.5-2 रुपये का वहाँ से भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया। एक चौथी चीज़ आई थिंक जो कि हमें एक परमानेंट सोल्यूशन होगा इस तमाम मसले का। देखिए, मसले की जो जड़ है ना इन तमाम जनरेशन वाले मसले की, वो ये है कि पाकिस्तान ने सिंगल बायर मॉडल के तहत टेक और पे के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी ही देनी है चाहे बिजली ले या ना ले। इसका जो हल है वो ये है कि हमें गवर्नमेंट को सिंगल बायर मॉडल से निकालना है। पाकिस्तान में हमें कम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स बनानी है। इसके ऊपर 2018 में नेपरा के एक्ट में तमाम तरामीम कर दी गई थी, पूरा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। 2016-17 से CPP इसके ऊपर काम कर रहा है, वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है। हमें उस चीज़ को कम्पिटिटिव मार्केट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उससे क्या होगा, हम जब निगोशिएशन कर रहे थे पावर प्लांट से तो हमने 94 और 2002 प्लांट्स जितने भी उन सब से MOU में साइन करवाया है कि जब कंपेरेटिव मार्केट बन जाएगी पाकिस्तान में तो ये प्लांट्स कंपेरेटिव मार्केट में चले जाएंगे। जिसका मतलब ये है फिर गवर्नमेंट को इनसे बिजली लेने की कोई पाबंदी नहीं होगी, टेक और पे ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ हमें 2015 वालों प्लांट से भी डिस्कस करनी चाहिए, जो कि मुश्किल होगा कि वो मानेंगे भी, उनके बहुत साल बाकी हैं। लेकिन जब कंपेरेटिव मार्केट पाकिस्तान में आ जाएगी तो हम टेक और पे से निकलेंगे, फिर जितनी बिजली बनेगी या बिकेगी उसी के पैसे देने पड़ेंगे कंज्यूमर को। क्या ये 2015 आपने कहा कि 2015 वालों से मुश्किल है, क्या ये हो सकता है कि इम्कान हो सकता है कि जी ठीक है इंटरेस्ट पेमेंट हम करते रहें, सूद की पेमेंट करते रहें, लेकिन जो प्रिंसिपल का अमाउंट है उसकी पेमेंट को ज़रा सा आगे बढ़ा दें, रोल ओवर कर दें, इस तरह का कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है फौरी रिलीफ के लिए? जी बिल्कुल हो सकता है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी कर रही है, बिल्कुल हो सकता है वो डेट टेनर एक्सटेंशन। लेकिन उसके अलावा जो परमानेंट वो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो परमानेंट हल है, जब ये तमाम प्लांट्स कंपेरेटिव मार्केट में जाएंगे और गवर्नमेंट इस जिम्मेदारी से निकलेगी, उसके बाद ये मसला हल होगा और यही इसका परमानेंट सोल्यूशन है। और फ्रेंकली इसके ऊपर अगर काम किया जाए तो 12 से 18 माह लगेंगे, लेकिन अगले 6-8 माह में ही इसके अंदर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, ग्रेजुअली प्लांट जाने शुरू हो जाएंगे। ये हम कोई 7-8 साल से काम कर मुल्क में काम हो रहा है, लेकिन आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो हमें कंपेटिटिव मार्केट की तरफ जाना चाहिए और गवर्नमेंट को इस जिम्मेदारी से निकालना चाहिए। जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया
यानी कि जो अगले 2-3 साल हैं, 3 साल कम से कम जो हैं वो सारिफीन के वक्त हैं, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट का बोझ उसी तरह रहेगा और जो भी इस्लाहात का प्रोसेस शुरू किया जाएगा उसको कहते हैं उसको बेल को चढ़ते हुए कुछ देर लगेगी। लेकिन ज़ाहिर है कि फौरी रिलीफ के लिए कुछ ऐसे इक़दाम हैं जैसे कि इंटरव्यू में कहा गया कि अगर वो किए जाएँ तो आज भी आम आदमी को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है।